Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, friends and students. पिछली लेक्चर सीरीज में जो वीडियो नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया कि ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं और हर एक स्टैटिस्टिक का लॉजिक क्या है और उसका फार्मूला क्या है, डायरेक्ट कैसे होता है और फिर स्टेप्स में अगर एक्सेल में करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और रब्ता किया फ्रेंड्स ने कि ये जो आपने सब कुछ बताया लेकिन आपने ये एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू और ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट और प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं सिर्फ इसी एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू और ये जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट यानी ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकालते हैं तो ये एक्सेल में डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है। ये जो बोल्ड किया हुआ है ये मैंने पहली 6 वीडियोस में सारा हमने डिस्कस किया है। खास तौर पे 6 वीडियो में मैंने 6 वीडियो में आपको बताया था रिजल्ट्स जो हमारे एज ए पैकेज ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेशन एक्सेल में या एसपीएसएस में निकलते हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 समरी आउटपुट है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद अनोवा है, अनोवा के बाद कोफिशिएंट्स हैं और इन कोफिशिएंट से रिलेटेड ये जो स्टैंडर्ड एरर है, टी स्टैट है, पी वैल्यूज हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सब कैसे आता है। तो आइए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कि ये सबसे पहले ये जो वैल्यूज हैं तो इनको हम कैसे निकालते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी, तो ताकि ये जब रिजल्ट्स निकलें तो आपको नजर आए। देखें हमारे पास ये एक्सेल, अपना एक्सेल के अंदर ये कमांड है इक्वल टू एफ इनवर्स, इक्वल टू एफ इनवर्स। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको प्रोबेबिलिटी या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो निकली हुई है वो ये है। कॉमा लगा के एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। एक न्यूमरेटर के लिए यानी जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक डिनोमिनेटर की यानी जो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। तो जब मैं इसको करता हूँ तो ये वो वैल्यू आ जाती है जो कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ पैकेज या पैकेज ऑफ द रिग्रेशन रिजल्ट्स कैलकुलेट करता है। तो इसी तरह जैसे ये एफ इनवर्स किया है, इसी तरह अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको लिखेंगे एफ डी आई एस टी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट, और यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है यानी इन दो की रेशो लेके यानी एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और mean sum of square of the explained variation and mean sum of square of the residual sum of residual या unexplained variation। तो ये हमने किया, इनकी रेशो से ये जो वैल्यू आई है इसकी इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है तो ये, और उसके बाद कॉमा लगा के ये न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके बाद एंटर। तो ये इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यहाँ पे मैं इक्वल टू पी डी आई एस टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट की जो टी स्टैट है। फॉर एग्जांपल ये इंटरसेप्ट का टी स्टैट है, इसकी वैल्यू रखेंगे कॉमा। अब यहाँ पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होगी, जितने आपने, जो आपका सैंपल साइज है माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। तो हमारा सैंपल साइज 51 था, हमने 2 पैरामीटर एस्टिमेट किए, तो ये हमारा 49 जो है ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद हमने बताना है कि ये 2 टेल या 1 टेल, इसकी डिस्कशन हम एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये 2 टेल 1 टेल में फर्क क्या है। लेकिन यहाँ पे 2 टेल क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है और एसपीएसएस है वो 2 टेल के ऊपर इसको टेस्ट करता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा और उसके बाद एंटर। तो ये वो वैल्यू है जो यहाँ पे निकाली गई है, यानी यहाँ पे ये वैल्यूज हमने निकालनी है। कंट्रोल बी मैं बोल्ड कर देता हूँ इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट हैज बीन कैलकुलेटेड एंड व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग इन स्टेप्स। तो अगर ये है तो ये पी वैल्यू इसकी है। इसी तरह अगर दूसरे की पी वैल्यू निकालनी हो तो इक्वल टू हम लिखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ब्रैकेट और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू। अब ये टी स्टैट ऑफ द स्लोप यानी निफ्टी 50 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये स्लोप कोफिशिएंट है कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेगी। और उसके बाद हमने बताना है 2 टेल या 1 टेल, मैंने एंटर किया। तो ये इस तरह से हमारी ये प्रोबेबिलिटीज निकल आती हैं। तो
तो ये हमारा आता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप टी इनवर्स करेंगे, टी इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। इस तरह आप थ्योरेटिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स इस बात से फेमिलियर हैं कि स्टैट की बुक के एंड पे टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया होता है और उसमें वो सर्च करते हैं। तो उसमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप ये अपने सेल फोन में भी कर सकते हैं, जो आपके पास एक्सेल शीट होती है आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलत हो। ये प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल इस केस में ये प्रोबेबिलिटी है, कॉमा लगा के उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेगी। और ये इस तरीके से हम कंट्रोल बी, और इसको भी मैं नीचे कंट्रोल बी कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे के लिए मैं करूंगा, जैसे हमने ये किया है टी इनवर्स, इसी तरह इसका भी इक्वल टू टी इनवर्स ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कॉमा, और उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यही 49, और इसको एंटर करते हैं तो ये बिल्कुल वही वैल्यूज जो ऊपर आई हैं उसी तरह जैसे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, इसी तरह ये इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपने टी की प्रैक्टिकल वैल्यू निकालनी हो, जो टेबल में आप आमतौर पे सर्च करते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू टी इनवर्स, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल मैं 5% पे अगर टेबल में सर्च कर रहा हूँ तो 0.05 लिखूंगा और कामा लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एज यूजुअल वही होगा। तो ये मेरी टी की थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी। ये वो वैल्यू है जो हम ये इस इंटरवल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट के लिए हम माइनस करेंगे और अपर लिमिट के लिए ये वैल्यू हम प्लस करेंगे। आमतौर पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझी जाती है कि ये जैसा कि बीटा प्लस माइनस जो है वो स्टैंडर्ड एरिया, स्टैंडर्ड एरर, और ये 2 स्टैंडर्ड एरर, 1 स्टैंडर्ड एरर, या 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें इक्वल टू हम इसको करेंगे लोअर लिमिट के लिए इक्वल टू, अब ये इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये जो हमारे इंटरसेप्ट के सामने वैल्यू लिखी हुई है, तो ये इंटरसेप्ट की मेरे पास वैल्यू है ये, और इसको मैं माइनस, और माइनस ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये, और मल्टीप्लाई बाय ये जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। इस थ्योरेटिकल वैल्यू को मार्जिन वैल्यू कह सकते हैं या टी वैल्यू कह सकते हैं। तो इसको ये हमारी वैल्यू निकल आती है जो यहाँ पे सिस्टम ने निकाली है, और ये मैंने जो आपको स्टेप्स में करके दिखाई है। इसी तरह इक्वल टू जैसे ये मैंने किया है उसी तरह इक्वल टू अब स्लोप की वैल्यू, और यहाँ पे माइनस इसका स्टैंडर्ड एरर, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाय ये थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको मैंने किया तो ये मेरे पास वो आंसर आ जाता है। इसी तरह ये अब यहाँ पे प्लस करना है, यानी यहाँ पे हम ये वैल्यू, ये जो पैरामीटर है, जो स्लोप पैरामीटर हमने एस्टिमेट किया है, सॉरी जो इंटरसेप्ट हमने एस्टिमेट किया वो प्लस ये इसका जो स्टैंडर्ड एरर है, और मल्टीप्लाई बाई ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये मैं बार बार इसको मैं कॉपी नहीं करना चाहता ताकि आप इसको बार बार देखें और समझ जाएं। तो इक्वल टू इसी तरह इसकी अपर लिमिट इक्वल टू ये जो है ये स्लोप पैरामीटर, और इसमें हमने हमने क्योंकि अपर कर रहे हैं तो इसमें प्लस करेंगे, प्लस के बाद ये स्टैंडर्ड एरर और मल्टीप्लाई बाई ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये इस तरीके से हमने ये सारा हम करते हैं। कंट्रोल बी मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो लोअर और अपर लिमिट, अब ये एक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो इसका जवाब तलाश करेंगे। अब देखें जब हम एसपीएसएस में करते हैं तो उस वक्त तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दफा आती है, लेकिन एक्सेल के अंदर एक प्रोग्रामिंग, मैं तो समझता हूँ कि प्रोग्रामिंग फॉल्ट है, ये एक ही चीज 2 दफा ये निकालता है। आप देखें ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये 2 दफा निकाली हो। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है 2 दफा करने का, पता नहीं पर्पस क्या है, आई डोंट नो। सो दिस इज हाउ द थ्री थिंग्स कैन बी एस्टिमेटेड। मसलन थ्योरेटिकल, इसी तरह एफ की अगर आपने थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी हो, जैसा कि ये हमने ये एफ की वैल्यू निकाली है एफ इनवर्स, तो अगर इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी हो तो इक्वल टू आप लिखें एफ इनवर्स और ब्रैकेट, और प्रोबेबिलिटी अगर फर्ज करें आपने 0.05 यानी 5% पे निकालनी है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी एफ के लिए 2 होती हैं, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की और एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन की। तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ये 4 आ गई।
देखें, ये आमतौर पे हम रूल ऑफ थंब यूज करते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपके पास ना प्रोबेबिलिटी है ना कोई और, तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ को आमतौर पे 4 से कंपेयर करेंगे एज ए रूल ऑफ थंब। तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना। जाहिर है कि जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपके जो आप कैलकुलेट करते हैं उसी से ही कंपेयर करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसकी जैसे हम टेबल से तलाश करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो आमतौर पे एज ए रूल ऑफ थंब एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू को आप 4 से सेफली कंपेयर कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 4 है, इक्वल टू 4 है, तो आप यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल, लेकिन इंटरप्रिटेशन को हम बाद में करेंगे। इसी तरह जो टी की वैल्यू है जो कि इंडिविजुअल पैरामीटर की सिग्निफिकेंस को मेजर करता है, इसका एज ए रूल ऑफ थंब हम कैलकुलेटेड वैल्यू को, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू को हम 2 से कंपेयर करते हैं एज ए रूल ऑफ थंब। So I think it is helpful. Thank you very much. See you in the next video. Allah Hafiz.